नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र के एक ऐसे सवाल पर जिसमें मुफ्त की रेवड़ियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। वोट से पहले मुफ्त के वादे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास चांद और सूरज देना भर बाकी है, बाकी वो सारी चीज़ें मुफ्त में दे सकते हैं। उसकी वजह ये कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि राजनीतिक दल अगर यहाँ नहीं रुके तो शायद आने वाले दिनों में चांद तारे भी वो दे सकते हैं। लेकिन अभी तो उन्होंने ये कहा कि चांद तारे छोड़कर सब मुफ्त में दे सकते हैं। बंगाल का चुनाव बाकी है। बंगाल के चुनाव में ममता दीदी ने कहा है कि हम 40 साल तक के जो नौजवान हैं उनको हम बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1500 रुपये महीना देंगे। अब ये 1500 रुपये महीना अचानक तो कोई बेरोजगार 40 साल का नहीं हुआ है। वो तो ममता दीदी के 10 साल के कार्यकाल में पहले से ही है, और अभी इस कार्यकाल की बात करें तो 5 साल से है वो। लेकिन चुनाव के पहले जो बात याद आती है, इस पर हम काफ़ी पहले से सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक किस्म से ये रिश्वत है चुनाव में वोटरों को वोट खरीदने की। चाहे लाडली बहनों को 1500 रुपये 1200 रुपये देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 1500 रुपये देने की बात हो, ये सब चुनावी वादों के नाम पर घूस है, रिश्वत है वोटर के लिए। चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं, उसने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते। तब हमने IND24 ने चर्चा में कई बार कहा था कि शायद वो दिन कभी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और इस पर कोई बात करेगा। तो आज वो घड़ी आ गई है। वैसे तो कल ही ये घड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे और संभवतः फरवरी के अंत या मार्च के महीने में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे मेहमान, राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो साथी, पत्रकार साथी प्रकाश सक्सेना जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ। मामला चूंकि आप दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले रहा है। ये सुखद और शुभ संकेत है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि कम से कम जो राजनीतिक दल बजट का लगभग सारा पैसा या तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह वेतन भत्ते पर देते हैं या वो खुद के वेतन भत्ते तय करते हैं और उसके बाद जो बचता है वो फिर मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करते हैं। अब अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी के लिए पैसा कहाँ बचेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो खबरें आ रही है वो आम आदमी के लिए थोड़ा सा राहत देने वाली है। आपकी राय? ये फ्री बीज भ्रष्ट आचरण तो है ही है, लेकिन ये एक रिश्वतखोरी है वोट पाने के लिए। आपकी राय, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जी राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो IND24 और आपको ढेर सारा इसका साधुवाद है, क्योंकि मैं खुद ऐसी चर्चाओं में बाखबर में पहले जुड़ चुका हूं और आप अभी से नहीं, बहुत पहले से चर्चाओं के जरिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अलग अलग एंगल से हम इस पे बात, आपके जरिए हम बात भी कर पाए हैं इस पे, तो आपको भी बहुत सारा साधुवाद है इसके लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस तरह की फ्री बीज है, ये भ्रष्ट आचरण के बराबर है। और आप देखिए ना कि भाई ये अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। विशेषकर आप देखिए कि भारत जैसे देश के लिए, जो एक विकासशील देश है, विकासशील देश आपके सामने अपने आगे और अन्य तरह की प्रकार की चुनौतियां होती है। ऐसे में फ्री बीज के नाम पे करोड़ों अरबों की योजनाएं चला देना और मुफ्त पैसा बांट देना तो घोर संकट है कहीं ना कहीं। इसका असर राज्य दर राज्य, पहली बात तो इसमें कोई राजनीतिक, विशेष तौर पे कोई राजनीतिक दल नहीं। इस हमाम में तो करीब करीब सभी नंगे हैं, क्या क्षेत्रीय दल, क्या राष्ट्रीय दल, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब तो ऐसा युग आ गया है या ऐसा दौर आ गया है कि कौन फ्री बीज के नाम पे योजनाओं की झड़ी लगा दे और किस तरह वो मतदाताओं को लुभा ले। आप देखिए कि जब आप 5 साल तक किसी राज्य में या केंद्र में शासन में है और आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास संबंधी योजनाएं और जन कार्य ही जब जनता को नहीं लुभा पाता है, तो ऐसे में आप फ्री बीज की एक बाढ़ सी ला देते हैं जनता के आगे कि फला 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 करके ये करा जाएंगे। और एक छोटा सा हिस्सा मैं इसमें मतदाता की भी कमी मानता हूँ। मतदाता को भी देखना चाहिए कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो फ्री है। हर फ्री चीज की कीमत कोई मूल्यवान चीज होती है जिसका कोई मूल्य निर्धारित होता है, उससे ज्यादा आदमी को चुकानी पड़ती है, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। ये
तो तय ही मान के आप चलिए। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले रहा है तो ये काबिले तारीफ बात है, और ये एक शुभ संकेत है, लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत है ये, कि इस तरह का कुछ ना कुछ अब हल खोजा जाए, ऐसी योजनाओं के लिए इस पे रोक लगाई जाए। देखिए, अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत की है। चर्चा में क्या क्या निकल कर आता है। अगर सियासी दलों की मंशा ठीक हुई तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में वो फ्री बीज से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हम तो, जैसे एक वो डायलॉग था, फिल्म थी कि प्यार के लिए कुछ भी करेगा, हम सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। आप देखिए कि आरक्षण शुरू हुआ था 10 साल के लिए। आरक्षण भी एक किस्म का विवाद है भारतीय राजनीति और समाज में। उससे किसी तरह हिंदुस्तान का आदमी दो चार हो रहा था। इस पर आ गया कि जहाँ जिसकी झुग्गी बनी वो झुग्गी मुफ्त में मिल जाएगी, जहाँ जिसने गुमटी लगा ली वो गुमटी की जगह उसकी हो जाएगी। फिर फ्री बिजली का मामला आया। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री, अब तो स्वर्गीय हो गए, अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे, 1980 के दशक की बात है। उन्होंने शहरों में जो आते थे कामकाज के लिए मजदूर लोग गांव से निकलकर, वो अक्सर अपना आशियाना शहर में उन इलाकों में बनाते थे जहां कामकाज चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, उसी के आसपास वो झुग्गी बनाते थे। झुग्गी व्यवस्था बनती चली गई। संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाते अर्जुन सिंह ने कहा कि जिसकी जहां झुग्गी बनी है वो झुग्गी की जमीन उसकी अपनी हो गई। जब लोग सुबह उठे तो सारे झुग्गी के जो लोग थे वो झुग्गी के मालिक हो गए थे। और इसके बाद धंधा चल पड़ा, झुग्गी का एक माफिया चला और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी झुग्गी प्रकोष्ठ बनाए और शहरों में जो बेशकीमती जमीन थी उस पर झुग्गी के नाम पर कब्जे करना शुरू कर दिए। धारावी में तो पूरे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। मध्य प्रदेश की हालत ये हो गई थी, परमार जी। इसके बाद अर्जुन सिंह जी ने कहा कि जबलपुर मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है जहाँ सर्वाधिक रिक्शे चलते हैं और मजदूर वर्ग रिक्शे चलाकर भी अपना पेट पालता है। एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि रात को 12 बजे के बाद जो रिक्शे चालक किराए से रिक्शा चलाते हैं वो अपने रिक्शे के मालिक हो जाएंगे। तो एक कार्टून छपा था नवभारत टाइम्स में। कार्टून ये था कि लोग स्टेशन पर उतर रहे हैं और सारा सामान अपने सर पर रखे घूम रहे हैं। होलडाल चलते थे उस समय, सूटकेस, बोरिया, बिस्तर अपने बच्चे कंधे पर लादे हुए हैं, एक बेटी को कमर पर, एक को कंधे पर। तो किसी ने पूछा कि कुली क्यों नहीं कर लेते? तो यात्री ने कहा कि ये मध्य प्रदेश है, ऐसा ना हो कि घोषणा हो जाए कि जिस कुली के पास जो सामान है वो उसी का हो गया, तो कौन अपने बच्चे सामान कुली को देगा और इससे हाथ धो बैठेगा। तो ये मैं आपको जो नज़ीर सुना रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से मुफ्त की चीज़ें बंटना शुरू हुई और अब हालत ही हो गई है। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें या हम राजस्थान, कर्नाटक, अब बंगाल की भी बात करेंगे, मुफ्त के नाम पर सारा बजट मुफ्त की चीज़ों पर खर्च हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का बजट लेकर जो फ्री बांटा जा रहा है उस पर खर्च हो रहा है। ना तो अस्पताल के लिए कोई बहुत बड़ी व्यवस्था हो रही है, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना सड़क। हालात बहुत गंभीर होते जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद राठी जी ऐसा होगा कि सरकार केवल फ्री के कामों के लिए बजट लाएगी और बाकी सारे काम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दी जाएगी। मेरी बातचीत थोड़ी लंबी होगी लेकिन मुझको लगा कि ये सब चीज़ें बताना जरूर, ताकि हमारे माननीय सदस्य जो है चर्चा में इन सब विषयों को ले सके। राठी जी, आपकी राय, ये जो मुफ्त की रेडियाँ हैं ये कहाँ रुकेगी पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर बैरियर लगेगा तो शायद लोगों को ये लगे कि अब इसको रोकना चाहिए। जी, ये फ्रीबीज को लेके एक याचिका शायद 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। फिर जनवरी 2025 पे भी इस पे सुनवाई हुई थी और काफ़ी टिप्पणियाँ हुई थी। इसके बाद वो सुनवाई थोड़ा रुकी हुई थी, तो पुनः एक एडवोकेट साहब ने उसको याचिका को याद दिलवाया और पीआईएल के माध्यम से उसे याद दिलाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में उसे लेने की बात कही है। तो ये एक अच्छा संदेश तो है, लेकिन जैसे आप देखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि आरक्षण की बात भी आपने बोली, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की हुई है, सारे राजनीतिक दल बताते हैं कि सब ये आरक्षण और बढ़ना है, ये बढ़ना है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो मैंने अभी अभी देखा कि एक नौकरी निकली जिसमें 38 पोस्ट थी, 4 पोस्टें किसी कोर्ट के आदेश से रुकी हुई हैं और 34 में से सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए मुश्किल से 4 पोस्टें हैं। बाकी तो आरक्षण में ही है, कोई ओबीसी आरक्षण है, SC/ST आरक्षण है, EWS आरक्षण है, महिला आरक्षण है। तो ये सारे आरक्षण तो 50% से ऊपर है। मतलब अगर आप गिनते हैं 34 में से 50% अगर मैं गिनूं
तो 17 पोस्टें इधर और 17 इधर आनी थी। अब वो दिन जल्दी आएगा जब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण होगा। जी, बाकी तो सारी चीजें आरक्षित वर्ग की होंगी। अब सिर्फ ये होगा कि 50 सीटें हैं और उसमें सामान्य वर्ग के लिए 4 आरक्षित हैं। जी, इसको ऐसा ही अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का नाम तो ये हो गया कि सब पिछड़े और उसके लिए 50% है, लेकिन उसके बाद अलग अलग नामों से नए नए आरक्षण बिल्कुल उसमें जो लाया गया। तो इसी तरह से जो फ्रीबीज है, चुनाव का वक्त होता है और जो भी सत्ता बैठी हुई है, जो लाडली लक्ष्मी योजना के बाद एक शुरुआत हुई है और लोगों को ये लगा कि जब हम सत्ता में बैठे हैं और हम अगर डिलीवर करते हैं, भले ही हमने 10 साल 5 साल 20 साल सत्ता में रह लिए, लेकिन कोई डिलीवरी ऐसी नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा वोट लाने के लिए एक नगद का डिलीवरी, कैश डिलीवरी रिश्वत के रूप में पहले चुनावी माहौल में रात के अंधेरे में कुछ नगद बांटे जाते थे कुछ ऐसी बस्तियों में कि वोट के लिए रात को नगद बंटता, ऐसी खबरें होती थी। अब तो खुलेआम एक नंबर में जनता के पैसे को जो टैक्स के रूप में पूरे 140 करोड़ लोगों से आता है, उसको आप इस ढंग से जो बांट रहे हैं और उसके बाद उसका कोई मतलब टाइम टेबल या हिसाब आप नहीं दे रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं दे रहे हैं कि कल सत्ता में आएंगे तो आप कैसे इसको मिटिगेट करेंगे, कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। चूंकि घोषणा कर दी, हमें तो अभी 2 महीना इलेक्शन के बचे, आखिरी 2-3 महीने में हमें सारे घोषणाएं करनी है और घोषणा करके हमें सत्ता में वापस आना है। तो मुख्य बिंदु तो सत्ता में वापस आना है। और जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की चुनाव आयोग बात करता है, इसमें जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो दूसरे को सत्ता में नहीं आने दे रही, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो ही नहीं सकती। तो आप ये खुद समझिए कि जो भी हो, चाहे कांग्रेस बैठी हो चाहे बीजेपी बैठी हो, जो सत्ता में बैठ गया वो आखिरी 3 महीने में कैश डिलीवर कर रहा है और उस कैश के बहाने वापस सत्ता में लौट रहा है। अपन झारखंड उसका एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, तो वापस सत्ता में लौट रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल राठी जी, वो खत्म कर दिया। एक बात और है, कोई भी दल ये नहीं बताता कि हम फ्री बीज के नाम पर सरकार का जो बजट है उसका इतना पैसा खर्च करेंगे और बाकी जो पैसा बचा है उसको हम विकास पर खर्च करेंगे, क्योंकि इसके बाद विकास पर काम करने के लिए पैसे नहीं बचता। इसके बाद तो सरकारें अपने कर्मचारी की तनख्वाह लोन लेकर बांटती, विकास कार्यों का पेमेंट भी लोन लेकर करती है। अब स्थिति ये हुई कि जितना कर्ज है उसका ब्याज भी सरकार को देना भारी पड़ रहा है और ऊपर से किसी भी दल को इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति राज्यों की या देश की कहाँ जा रही है। हर कोई सत्ता में आने के लिए मुफ्त की घोषणाएं कर रहा है, ये बताए बिना कि इस घोषणा पर कितने अरब रुपए खर्च होंगे, कितने खरब खर्च होंगे। और फिर हमारा बजट 4 लाख करोड़ का है तो 2 लाख करोड़ अगर इस पर खर्च होंगे इस तरह की घोषणा पर, तो वेतन भत्ते पर कितने जाएंगे, फिर विकास के लिए कितना काम बचेगा। हमें लग रहा है कि प्रकाश जी, पूरा देश अर्थव्यवस्था के मामले में एक अंधी खाई की तरफ जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ जाके गिरेंगे। अलग बात है कि अभी सब अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो स्थितियाँ हैं बजट में, सरकारें दिवालिया स्थिति में हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे पंजाब की हो, बंगाल की हो। बंगाल की तो हालत और भी खराब है, लेकिन चुनाव वहाँ आ गए हैं और ममता बनर्जी ने अगर घोषणा की है 1500 की, तो बीजेपी और कांग्रेस जाहिर है कि 2000 और 2500 की घोषणा करेंगी, लेकिन बजट कहाँ से आएगा इसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। जेब में पैसा नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए हम चांद सितारे खरीदने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चांद सितारे छोड़कर सब देने को तैयार है। मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि चांद सितारे भी देने को तैयार है, बस हुजूर आला हमको सरकार में बैठा दो। आपकी राय? जी, असल में क्या है, फ्री ब्रीज सिर्फ गरीबों को नहीं मिलती है। फ्री ब्रीज एक विशिष्ट वर्ग ने भी लंबे समय से लेता रहा है। हमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर फ्री की चीज़ फ्री ब्रीज में नहीं आती है। तो हम ये देखें कि एक तो वह है कि जो जीवन स्तर बढ़ाने के लिए आप हम श्रम कानून में भी गरीबी के स्तर दिए हुए हैं। हम एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए तो दे सकते हैं। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो प्रावधान किए हैं वो जिम्मेदारी राज्यों पर सरकार छोड़ के गई है, लेकिन हमने क्या करा है, नेताओं को, ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेही से मुक्त कर दिया, वो अपने लिए लाभ की। अभी मैं आपको बताऊं, 2024 में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने नवंबर 24 में जी एक डिसीजन दिया। आपको याद हो, जो आंध्र प्रदेश था, जब तेलंगाना टूट गया है जी, वहां 2005 में जजेस, पत्रकार, आईएएस नेताओं, इन लोगों के लिए आवासीय प्लाट काटे गए थे, जमीन दी गई थी। तो कोई एक एक्टिविस्ट पीछे पड़ा रहा। तो अभी ये 24 में डबल बेंच ने निर्णय दिया कि भाई ये हमने जीवन स्तर को बराबरी पे लाने के लिए दी थी कि कोई गरीब है हमसे नीचे है,
उसको ऊपर लाने यानी आर्टिकल 14 के लिए, उसको समानता देने के लिए ये सुविधाएं थी। लेकिन जो बड़ा विशिष्ट वर्ग है उसने अपने लिए विशिष्ट प्रावधान बना के ये लूट मचाई। उन्होंने 2005 से वो लीज निरस्त कर दी। ये समाचार दब गया क्योंकि विशिष्ट वर्ग से बड़ा हुआ था। आप सोचिए, करोड़ों की जमीन हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2005 में जो आरबीआई के जो इंटरेस्ट जो इन्होंने पैसा जमा किया था उस इंटरेस्ट के साथ उनको वापस करो और सब चीजें वापस लो, क्योंकि ये विशिष्ट लाभ था विशिष्ट लोगों के द्वारा, वो गरीब नहीं थे जी। और आप ऐसे मध्य प्रदेश आसपास पूरे देश में आप देखेंगे ये खुद अपने लिए फ्री बीज ले रहे थे। इस पे कभी कोई चर्चा नहीं होती और ऐसी खबरें दब जाती है। आप देखें 2-3 साल पहले एडीआर की रिपोर्ट आई थी मध्य प्रदेश के बारे में, जो विधायकों की जो संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही थी। आप देखिए उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं बेचारे को, तो यदि पब्लिक के बीच में इतना खर्च करते हैं तो बचने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो समाज सेवा के लिए आए हैं। पर वो ऐसे कौन से काम कर रहे हैं, इनकी संपत्तियां बढ़ रही है। और उसमें आश्चर्यजनक बात है कि विपक्ष के विधायकों पे ज्यादा संपत्ति थी 70 से जी। तो ये एक फ्रीबीज ये भी है। तो हमें समझना पड़ेगा, जो रघुराम राजन जी ने पहले कहा था कि हमारे देश में सेकेंडरी लेवल तक इकोनॉमिक्स कंपलसरी होना चाहिए, ताकि हम समझें कि हम जो पैसा दे रहे हैं सरकार कैसे बनती, इस पे धन कहां से आता, वो जो हमें दे रहा वो अपनी जेब से नहीं दे रहा। आज जो हम इस फ्री बीज के चक्कर में हम जितने कर्ज में लगे, आप भले देश का बजट उठा के देख लें या मध्य प्रदेश का, आपका एक बहुत बड़ा भाग बजट का रिपेमेंट में जा रहा है। वो एक बजट का हिस्सा बन गया परमानेंट, मतलब अगली बार और कर्ज लिया जाएगा और हम टैक्स उस रिपेमेंट को भरने के लिए देंगे, और वो जो इसका लाभार्थी है वो अपनी जेब से नहीं भरेगा, बिल्कुल आम व्यक्ति उस टैक्स को भरेगा। प्रकाश जी, रिपेमेंट तो अलग बात है। मैंने चर्चा में कहा कि ब्याज रिपेमेंट की तो अभी नौबत ही नहीं आ रही। इसमें ब्याज और वो दोनों बराबर हिस्सा है। हम तो सिर्फ ब्याज ही भारी पड़ रहा है, बाकी स्थिति तो और दूर की चीज है। लेकिन इसकी शुरुआत तो जो हमको याद आता है थोड़ा थोड़ा कि कृषि में जो किसानों को कर्ज दिया था, किसानों की कर्ज माफी से इसका हल्ला मचा था कि अगर हम सरकार में आए तो किसानों को कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफी के बाद जो स्थितियां बढ़ी वो हम सब देख रहे हैं आज तक। लेकिन उसके पहले भी औद्योगिक जगत को सरकार कर की माफी करती थी, कर्ज में माफी करती थी, लेकिन वो उद्योग जगत था, उसकी चर्चा तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन जब ये नागेंद्र जी सुर्खियां बटोरी किसानों की कर्ज माफी के जमाने से, 1990 के आसपास पटवा जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, सोनाल पटवा की, उस समय कर्ज माफी की बात हुई थी और कर्ज माफी हुआ। लेकिन जब अगला इलेक्शन आया तो कांग्रेस ने कहा हम इनसे ज़्यादा कर्ज माफ़ करेंगे। स्थिति ये बनी कि बैंकों की हालत ख़राब होने लगी और किसान और बाकी जो वर्ग है, वो कमज़ोर वर्ग या थोड़ा सा मध्यम वर्ग, वो कर्ज जब लेता था तो सोचता था कि इसको चुकाना नहीं है। 5 साल बाद जब कोई सरकार के इलेक्शन होंगे, पार्टियां घोषणा करेंगी कर्ज हमारा माफ़ हो जाएगा। तो एक आपने गलत आदत, एक माल प्रैक्टिस डेवलप हो गई। इंटेंशन हुआ कि कर्ज लो और खा जाओ। बैंक के पास हालत ख़राब होने लगी तो किसी तरह से हालत थोड़ी सी सुधरी। लेकिन अब जो एक नया धमाका है वो ये कि हम लाडली बहनों को कर्ज देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा लग रहा है कि देश में पैसा बहुत अफरात में है और जो पश्चिमी देशों की हालत ख़राब है, मुफ्त का पैसा देने में हम उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहले से गरीबी थी, उसमें ये गीला आटा हो रहा है। आपकी राय? बिल्कुल, आपने जो बात कही, चुनावी दलों की चुनाव जीतने की ये कैसी तो बालहट है, ये कैसी अंधी दौड़ है जिसमें वो अपनी विकास योजनाओं और जन कल्याण संबंधी योजनाओं के सहारे मुझे थोड़ी सी उसके बजाय वो मुझे आपकी थोड़ी सी एक बात पे एतराज है। इससे बालहट मत कहिए, कम से कम ये बालहट तो बड़ी सुलभ होती, मतलब बहुत ही निश्चल होती है। ये बहुत ही घाघ हट है। जो बहुत घाघ होते हैं, जो बहुत शातिर होते हैं, ये वो हट है। कई पॉलिटिशियंस के बारे में हम कहते हैं कि वो उनकी बाल हट है, बालक बुद्धि है। ये तो बालक बुद्धि हो नहीं सकती, ना बाल हट हो सकती। जी राघवेंद्र जी, तो हर राजनीतिक दल पे लागू है कि उनकी चुनाव जीतने की कैसी घाघ हट है या कैसी अंधी दौड़ है कि वो अपनी विकास संबंधी योजनाओं और जन कल्याण संबंधी योजनाओं के बूते चुनाव में उतरने को तैयार नहीं, बल्कि फ्री बीज के सहारे राज्यों की और केंद्र की अर्थव्यवस्था को गहरी खाई में धकेलने के लिए तैयार है। जिस देश में 75 साल बाद भी शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके आमजन जूझ रहा हो, ऐसे में फ्री बीज का पत्ता फेंक देना, फ्री बीज की योजनाओं की झड़ी लगा देना इस देश के लिए क्या अच्छा है। और देखिए, फ्री बीज के नाम पे जो पैसा लोगों को दिया जा रहा है, इसके बजाय उनको स्किल किसी सिखाने के नाम पे, कोई हुनर सिखाने के नाम पे पैसा खर्च किया जाए तो खुद ही लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इस बहाने तो आप लोगों को आलसी बना रहे,
फ्री की आदत डाल रहे हैं कि वो काम और ना करे, वो आराम परस्त हो जाए। इसका तो ये और दुष्परिणाम है राघवेंद्र जी। जी, तो हालात बहुत विकट हैं राठी जी। दरअसल ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास बजट बचेगा नहीं, सिर्फ वो गवर्नेंस देने की बातें करेगी, लेकिन सारा काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। अब निजीकरण का दौर और तेजी से आ सकता है, क्योंकि अब डिफेंस के सेक्टर में भी हम प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। ये भी 100% की तरफ जा रहा है। टेलीफोन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्कूल शिक्षा की बात करें, निजी संस्थाएं तेजी से बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि सरकारी ठेके पर चली जाए। बहुत छोटी सी आपकी टिप्पणी चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल सरकार का जो काम है वो एक स्तर सुधारने का काम है। और दूसरा, अगर आपको करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें, फ्री में दें, शिक्षा फ्री करें, स्वास्थ्य फ्री करें, लेकिन बाकी चीज़ों की जितनी फ्री की बातें हैं, साथ में जो कॉरपोरेट्स को भी फ्री है, जैसा सक्सेना जी ने बताया भाई साहब ने, तो बहुत सारे स्तर के फ्रीज हैं। मतलब कुछ फ्री दिख रहे हैं, कुछ हिडन फ्री है, मतलब सितारा लगा है। जैसे हम ये कहते हैं कि अमृत योजना में सीवेज का काम चालू हुआ, पानी का काम चालू हुआ। अब सरकार ने लोन लिया, लोन किसके भरोसे लिया कि जिनके लिए हमें विकास करना है, आप हम के भरोसे लोन उठाया सरकार ने। अब उसमें कमीशन जाना है और काम जहां है वहीं रिपीट में काम करना है। मतलब जहां अरेरा कॉलोनी जैसे क्षेत्र में सीवेज लाइन प्रॉपर चल रही है, लेकिन वहां नहीं सीवेज लाइन डाल दी। सब वहां क्यों जरूरत है, जहां नहीं है वहां डाल दो, वहां नहीं डालेंगे। चूंकि यहाँ पर कनेक्शन के नाम से हम कुछ पैसा आपसे ले लेंगे, कुछ लोन हम चुका लेंगे, बाकी ब्याज का बोझ तो आप पे डालना ही हमें, और साथ में हमें कमीशन का बोझ भी मिल जाएगा, हमें कमीशन का साथ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी एक ढंग की फ्रीबीज है। तो सरकार को फ्रीबीज बहुत सारे ढंग से, तो सभी पे एक कंपाइल आवश्यकता है विचार की, पब्लिक ऑडिट की। अगर जब ऑडिट होता है उन सब पे सुप्रीम कोर्ट को फिर संज्ञान लेके नियम बनाना अभी चाहिए। केंद्र सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि टोल नाके पर हम फ्री की व्यवस्था बंद करेंगे। सरकार ने रेलवे में भी बहुत सारे फ्री पासेस बंद कर दिए। जो सीनियर सिटीजन है उनकी भी जो किराए की दर थी वो जो पहले 50% थी उसको भी ख़त्म कर दिया, और कारण दिया कि हम फ्री की सब चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी से पूछा गया कि जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं, इनकी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी बात करिए, क्या जो मेरी कुर्सी है वो भी आप छिनवाना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है कि आप जिनकी आवाज़ कमज़ोर है उनको टोल टैक्स से आप वसूल कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ मौजूद, जिनसे आपकी सत्ता जा सकती है, वहाँ आप टोल टैक्स के मामले में उनको फ्री कर रहे हैं। तो ये जो डर है, इसमें नियम कायदे की बात नहीं है, सत्ता छीनने का डर है। और ये जो बात फ्री की हम कर रहे हैं, ये भी इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता ना छीने, और छीन गई है तो लौट के आ जाए। ये एक खास बात है। प्रकाश जी, आपकी इस पर छोटी सी टिप्पणी। नहीं, उसके वजह ये है ना, अब सरकार ने सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति ले ली। आज जो जितना कर्ज है उसमें, जितना बजट कर्ज में जाता है उतने में कई रोजगार क्रिएट होते थे। वो यदि इन्वेस्ट सरकार खुद करे, सरकार ने खुद जोखिम लेना बंद कर दिया है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस समय कमजोर वर्ग दे रहा है। 60% जो रेवेन्यू है कमजोर वर्ग से आ रहा है, जिसको हम सामान्य आदमी बोलते हैं। कारपोरेट उतना टैक्स नहीं पे करवा रहा है, सरकार खुद इस चीज को मान रही है। तो मेरा मतलब है कि नागरिक तो वो भी हैं जो गरीब हैं। हम भेदभाव नहीं कर सकते, हमें काम की कल्चर पैदा करना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारे नेता है, राजनीति है, इस पे जवाबदेही लादना पड़ेगी। भाई, आप आरटीआई एक्ट को आप अपने उस दायरे में नहीं रखेंगे, आप सूचना नहीं देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में हमने देखा ही, उसकी कोई जांच नहीं है। दूसरी चीज कि आप जो वादे करते हैं, वैसे हम यदि आपसे कोई कमिटमेंट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाता है, पर ये वादे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों नहीं आते? बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट यदि कभी सुनवाई करे तो ये इनके जो वादे हैं, इनके घोषणा पत्र है, इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाना चाहिए जनता के साथ में, और उस पर इनसे व्यक्तिगत रूप से वसूली होना चाहिए पार्टी फंड से, और पार्टी फंड कम पड़े तो इनकी संपत्तियों से राजसात करना चाहिए। कुल मिलाकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की है। उम्मीद करते हैं कि ये मामला अंजाम तक भली देर से पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा जरूर, क्योंकि इससे भारतीय लोकतंत्र और भारत की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। राठी जी, आपका बहुत साधुवाद। और प्रकाश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।